यही लोकापेक्षी सामाजिक ही विशेषता हो गया। काकोरी युग के पंडित श्री राम प्रसाद बिस्मिल, श्री सचिंद्र नाथ सन्याल, श्री जोगेश चंद्र चटर्जी आदि का द हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन यानी भारतीय प्रजातंत्र संघ, भगत सिंह और उनके साथियों के प्रभाव से द हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी, हिंदुस्तानी समाजवादी प्रजातंत्र सेना के रूप में विकसित हुआ। यहाँ तुरंत ही यह बात स्पष्टता कह देना चाहिए कि कहने का तात्पर्य यह नहीं है कि भगत सिंह समाजवाद के अच्छे पंडित थे। कहने का अभिप्राय इतना ही है कि भगत सिंह और उनके साथी शिव वर्मा, विजय कुमार सिन्हा आदि के द्वारा हम लोगों के क्रांतिकारी दल ने समाजवाद की ओर अपना मार्ग टटोल कर बढ़ना शुरू किया था। भगत सिंह का परिचय होने से पूर्व में श्री सचिंद्र नाथ बख्शी और श्री शेखर चंद्र आजाद के परिचय में आ चुका था। भगत सिंह से मिलने के पूर्व लगभग 2 वर्ष में आजाद के निकट संपर्क रहता था। आजाद उस समय काकोरी दल के ही एक अवशेष थे। सिद्धांत और आदर्श की दृष्टि से वे पुराने हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के ही एक सदस्य थे और उनका ही प्रभाव झांसी के श्री सदाशिव राव मलकापुरकर, विश्वनाथ गंगाधर, वैशम पान्या आदि हम सभी नव युवकों पर था। हम सभी उस समय तक गीता पाठ करके स्फूर्ति ग्रहण करते थे तथा श्री सचिंद्र नाथ सन्याल के बंदी जीवन, श्री उपेंद्र नाथ बंगोपाध्याय के राजनीतिक षड्यंत्र, बंकिम बाबू के आनंद मठ आदि को पढ़कर क्रांति व्रत में दीक्षित हुए। 15-16 वर्ष के नौजवान थे। अपने अन्य साथियों की क्रांति भावना के सहज मेरी भी क्रांति भावना में धार्मिक सूत्र अनुस्यूत चला आता था। इस सूत्र को सर्वप्रथम सबसे पहला झटका भगत सिंह के द्वारा ही उनके सर्वप्रथम साक्षात्कार में ही लगा, जब उन्होंने सन 1928 के अक्टूबर में आगरे में एकत्र हुए दल के सभी साथियों से बातचीत की। मैं उस समय बीए का विद्यार्थी था, परंतु सैद्धांतिक दृष्टि से भगत सिंह ने मुझे एकदम कोरा ही पाया और हैरानी प्रकट की। मेरे मन को झकझोर डालने के लिए भगत सिंह ने मुझे अराजकतावादी बाकुनिन की पुस्तक द गॉड एंड द स्टेट, ईश्वर और राज, बड़े आग्रह से पढ़ने को दी। उक्त पुस्तक के मुख्य पृष्ठ पर ही लिखा था, इफ गॉड रियली एग्जिस्ट इट वुड बी नेसेसरी टू अबॉलिश हिम। यदि ईश्वर का अस्तित्व वास्तव में होता तो उसे मिटा देना आवश्यक होता। भगत सिंह की इन नास्तिकवादी बातों से उस समय मेरे मन पर बड़ी ठेस लगी। उन्होंने मार्कस की कैपिटल भी मुझे पढ़ने को दी, मगर वह मेरी समझ में खाक भी नहीं आई। मैंने उसे बिना पूरा पढ़े ही वापस कर दिया और अपने मन में गांठ सी बांध ली कि क्रांतिकारी भले ही हूँ, परंतु नास्तिकवादी मैं कभी नहीं बनूंगा। भगत सिंह आदि साथियों ने और भी कई पुस्तकें मुझे पढ़ने को दी, मगर अपनी तबीयत उनमें काहे को लगने वाली थी। अतएव भगत सिंह आदि की दृष्टि में मैं सदा ही एक ऐसा उज्जड़ पहलवान ही रहा जिसे बुद्धि और सिद्धांत व्यवस्था से कोई सरोकार नहीं। भगत सिंह की नास्तिकवादी बातें यद्यपि उस समय मुझे बहुत अंट शंट लगी, परंतु अन्य भांति उनके आकर्षक व्यक्तित्व ने मुझे अपनी ओर आकृष्ट भी बहुत किया। उनके सुंदर व्यक्तित्व, सहानुभूतिपूर्ण बातचीत, जिंदादिली सभी ने मुझे प्रभावित किया। इसके लगभग 4 साल बाद साबरमती सेंट्रल जेल की अंधेरी कोठरी में ही बहुत दिनों गीता पाठ, प्राणायाम आदि करने के नाद, राजनीति अर्थशास्त्र की बहुत सी पुस्तकें पढ़ने के बाद जब मार्कस की कैपिटल, एडिलस की भी, इंग्लिश की भी कुछ पुस्तकें पढ़ी, तभी वह बीज अंकुरित हुआ जो उस समय भगत सिंह ने बोया था। अतएव व्यक्तिगत रूप में भगत सिंह की स्मृति में जो बात मेरे मन में सर्वोपरि है वह यही है कि वे समाजवाद की ओर मुझे उन्मुख करने वाले मेरे सबसे पहले गुरु थे। सन 1928 में मैं ग्वालियर में विक्टोरिया कॉलेज में बीए का विद्यार्थी था और वहीं हॉस्टल में रहता था। काकोरी षड्यंत्र केस के बाद पुनः संगठित क्रांतिकारी संगठन के प्रमुख सदस्यों में से
उस समय तक मेरा परिचय केवल श्री चंद्रशेखर आजाद, श्री कुंदन लाल, श्री विजय कुमार सिन्हा और श्री सुरेंद्र नाथ पांडे से ही था। एक रोज अचानक भाई विश्वनाथ गंगाधर वैष्णपायन मेरे पास हॉस्टल में आए और मुझे अपने साथ आगरे ले गए। यही मोहल्ला नूरी दरवाजे में एक मकान के 2 मंजिले के एक कमरे में क्रांतिकारी दल की छावनी पड़ी हुई थी। भाई विश्वनाथ के साथ मैं उक्त कमरे के द्वार पर पहुंचा तो निश्चिंत संकेत करने के बाद किसी ने भीतर से टार्च जलाकर हम दोनों को सिर से पैर तक देखा और फिर सांकल खोलकर हम लोगों को भीतर आने दिया। कमरे में घुसते हुए सबसे पहले मेरा सामना एक अच्छे बड़े रिवॉल्वर की नली से हुआ। उससे नजर हटाकर जो आगे देखा तो एक अच्छे बलिष्ठ और सुंदर नौजवान की सावधान और सतेज आंखों को अपनी ओर घूरता पाया। यह नौजवान ही भगत सिंह थे, जो इस समय रात के लगभग 11 बजे शिवरी के पहरे पर अपनी ड्यूटी दे रहे थे। मिट्टी के तेल की कुप्पी के मंद प्रकाश में भगत सिंह को, जिनको साथी विश्वनाथ ने रणजीत नाम से संबोधित किया, मैं सरसरी तौर पर ही देख पाया। कमरे में कुछ नौजवान जो देखने में विद्यार्थी जैसे ही लग रहे थे, फर्श पर धोती और अखबार बिछाए एक कतार में पड़े सो रहे थे। हमारे आने से जो आहट हुई उससे एक की आंख खुल गई। एक ने उठकर कुप्पी के मंद प्रकाश में हमें घूरा और इससे पहले ही कि मैं उसे पहचान पाऊं, उसने मुझे पहचान कर हॉस्टल के विद्यार्थियों की तरह निहायत बेतकल्लुफाना ढंग से पाद प्रहार करके और अपनी भावी पत्नी का एक निकट संबंधी घोषित करते हुए मेरा स्वागत किया। इससे मुझे भाई कुमार सिन्हा को पहचानने में आसानी हुई और फिर मैंने भी उत्तर में उनके सत्कार का समुचित उत्तर दिया। यह बात भगत सिंह को अच्छी नहीं लगी और उन्होंने नए साथियों के साथ ऐसा व्यवहार करने के लिए विजय कुमार को झिड़का। उत्तर में विजय ने भगत सिंह से कहा, अरे यह वही है, वही पंडित जी का वह, यह कहाँ का नया है। फिर मेरी ओर मुड़कर बोले, कुछ बिस्तर इस्तर लाए हो? काहे को लाए होंगे? बिछाओ अखबार और धोती ओढ़कर सो जाओ। और खुद जाकर सो रहे। रास्ते में पानी बरसने से भाई विश्वनाथ और मैं काफी भीग गए थे। अपने कपड़े उतारकर मैंने हाथ में लिया था और सोच ही रहा था कि इनका क्या करूं कि भगत सिंह ने कपड़े मेरे हाथ से ले लिए और उन्हें निचोड़कर अरगनी पर सूखने के लिए डाल दिए। ठंड बहुत लग रही थी। भगत सिंह ने पूछा, भूखे तो नहीं हो? मेरे कुछ उत्तर देने से पहले ही विश्वनाथ ने कहा, ऐसे कुछ खास भूखे नहीं हैं। होंगे भी तो यहाँ धरा ही क्या होगा, सवेरे देखा जाएगा। कोयले पड़े हैं, उन्हें जलाकर कुछ तापता हूँ और कपड़े सुखाता हूँ। विश्वनाथ अपने कमरे में लग गए। भगत सिंह अपने पहरे में खड़े हो गए। मैं विजय की बगल में अखबारों पर सिकुड़ कर लेट रहा। न ठंड के मारे नींद आ रही थी, न जिज्ञासा के मारे कि यहाँ किस लिए बुलाया गया है, किस जोखिम के काम के लिए ये सब लोग इस तरह पड़े हुए हैं, कौन कौन लोग हैं, कैसे लोग हैं। क्रांतिकारी दल का प्रथम संदेश मैंने श्री सचिंद्र नाथ बख्शी से झांसी में ही सुना था। उसके बाद जब श्री चंद्रशेखर आजाद के दर्शन मैंने प्रथम बार किए तो उनके बलवान शरीर और निर्भीक मुद्रा का मुझ पर गहरा प्रभाव पड़ा। अब जब भगत सिंह को पहली बार देखा तो इतनी ही बातचीत और रंग ढंग से मुझे इनकी और इनके द्वारा क्रांतिकारियों की विद्या बुद्धि पर एक अच्छी आस्था हो गई। सवेरे उठे तो शिविर में इकट्ठे सभी लोगों के दर्शन हुए। श्री आजाद और विजय कुमार सिन्हा तो पूर्व परिचित थे ही, भगत सिंह को रात में ही देख चुका था। बाकी श्री बटुकेश्वर दत्त, श्री सुखदेव, श्री राजगुरु, श्री शिव वर्मा, श्री जयदेव के भी यहाँ सर्वप्रथम दर्शन किए और सबसे मिला। थोड़ी ही आपसी बातचीत से साथियों के उनके प्रति स्वाभाविक सम्मान में मेरी समझ में तुरंत आ गया कि भगत सिंह हमारे दल के एक उच्च बौद्धिक नेता हैं। भगत सिंह का सुंदर बलवान शरीर, उनका बातचीत करने का ढंग, सहानुभूतिपूर्ण ढंग और गंभीरता के साथ
हास परिहास करते रहने का ढंग था। किसी को भी अपने प्रति आकृष्ट किए बिना ना रहता था। सवेरे एक कोने में भगत सिंह, विजय कुमार सिन्हा और शायद सुखदेव धीरे धीरे बातचीत करने बैठे थे। इनकी आंखें मेरी ओर कभी कभी उठती थी, जिससे मुझे लगा कि मेरे ही विषय में ये लोग बातें कर रहे हैं। यह स्वाभाविक ही था, क्योंकि मैं आज इन सब के लिए नवागंतुक था। दल के नियम के अनुसार इनकी बातों में शरीक होना या सुनने का प्रयत्न करना मेरे लिए निषिद्ध था। अतएव एक दूसरे कोने में मैं बैठा विश्वनाथ से बातें करता रहा। मैंने देखा कि ये लोग मेरी ओर देखकर कुछ मुस्कुरा रहे हैं। अतएव मेरे कान उस ओर गए और मैंने भगत सिंह को कहते सुना, यस डार्विन सीम्स टू बी करेक्ट, ही मे वेल बी द मिसिंग लिंक। मालूम होता है डार्विन का कहना ठीक है, बंदर और आदमी के बीच की खोई हुई कड़ी में महाशय हो सकते हैं। यह सुनकर विजय कुमार खिलखिलाकर हंस पड़े। मैं ठगासा उनकी ओर देखता रह गया और फिर मेरी समझ में आया कि ये लोग मेरी शक्ल सूरत की विवेचना कर रहे हैं। विजय को इस प्रकार जोर से हंसता देखकर भगत सिंह ने गंभीर बनने की चेष्टा की और तुरंत इशारा करके मुझे अपने पास बुलाया। मैं गया तो अपनी बड़ी सद्भावना और भाईचारे से बात की। दल में मेरा नामकरण होना था। दल में सभी सदस्यों के अलग अलग नाम रख दिए जाते थे। जैसे यहाँ आजाद को पंडित जी कहा जाता था, भगत सिंह को रणजीत, विजय को बच्चू आदि। आज मेरा भी नामकरण संस्कार हो रहा था। विजय कुमार ने महावीर या हनुमान ऐसा ही कोई नाम परिहास के रूप में सूचित किया। भगत सिंह ने अपनी मुस्कुराहट दबाकर कहा, नहीं, यह ठीक ना रहेगा। नाम ऐसा होना चाहिए जिससे यह पहचाने ना जाए। भगत सिंह के गंभीर हास्य से मैं बहुत प्रभावित हुआ। अंत में मेरा नाम कैलाश रखा गया और यह शायद भगत सिंह द्वारा ही सूचित किया गया था। इसके बाद नहाने का कार्यक्रम शुरू हुआ।